तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस के एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 12 2024 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं आखिरकार हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं और समझाने क्या वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हाई स्कूल नहीं, आपको इंटरमीडिएट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हम इंटरमीडिएट के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यहां पर 2022 का मॉडल पेपर 346 GG, ठीक है, ये आपका मॉडल पेपर का नंबर है। तो इस नंबर को आपको लिख लेना है, क्योंकि कहीं पर भी आपको दिखे 346 GG तो आपको समझ लेना है कि यह मॉडल पेपर सॉल्व करवा चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़ेंगे चैनल तुरंत सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो तुरंत ही आपके स्क्रीन पर पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना समय गंवाए हुए आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। उससे पहले जान लीजिए, कॉपी आपको सेम ऐसे ही मिलती है। आपको ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं, इतनी चीज़ें भरनी होती हैं। पहला क्या है, जैसे अनुक्रमांक आपको अंकों में भरना होगा, फिर अनुक्रमांक आपको शब्दों में भरना होगा। यहाँ पर विषय होगा, प्रश्न पत्र होगा, प्रश्न पत्र पर अंकी संकेतांक यहाँ पर होगा। परीक्षा का जो भी दिन रहेगा आपको दिन डाल देना है। बिल्कुल आपको इस तरीके से कॉपी आपको मिलने वाली है, ठीक है। ये अ कॉपी है, आपको ब कॉपी भी मिलती है, स कॉपी भी मिलती है। आप जितनी कॉपियाँ चाहे आप ले सकते हैं वहाँ पर, इसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि कॉपियाँ आपको भरनी होंगी, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आपको क्वेश्चंस से। देखिए इसमें हमने क्या किया है, मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से लिख रखा है। लिखने के साथ साथ उसका आंसर भी आपको हमने इसमें बताए हैं। तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, 346 GG, ठीक है। प्रखंड अ की बात करेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 1 के क की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है, जो निर्वात है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 के ख की बात करेंगे। नीचे दिए गए चित्र में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता है, ठीक है। तो आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, एक आपको फिगर दे रखा है, इसमें पूछ रहा है कि देखिए ए और बी ये है, इन दोनों के बीच जो तुल्य धारिता है वो धारिता क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, आपको देखेंगे तो 3 आपका कैपेसिटर लगे हुए सीरीज में है, और जब ये तीनों सीरीज में बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल में 2 आपको निकल कर आएंगे। तो चलिए निकाल कर हम आपको बताते हैं। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन आपको 12 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, और आपको बस हमारे साथ बने रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर देखिए श्रेणी में जो समायोजन होता है ना, देखिए कैपेसिटर होता है तो उसमें उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा। जैसे रेजिस्टेंस में अगर सीरीज में है तो R1 + R2 + R3 हो जाएगा। अगर वही पैरेलल में है यानी समांतर में है तो 1/R1 1/R2, उसका उल्टा यहाँ पर हो जाएगा। जब ये सीरीज में होगा, कैपेसिटर जब सीरीज में होगा यानी समांतर में होगा, तब ये होगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1/3 + 1/3 + 1/3 यानी कि 1 + 1 + 1/3 यानी कि टोटल क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए C बराबर कितना आ गया, 1 माइक्रोफैरड। तो A और B के बीच जो तुल्य धारिता हो जाएगी 3 माइक्रोफैरड + 1 माइक्रोफैरड। अभी देखिए जो 3 माइक्रोफैरड ऊपर दे रखा था A और B के बीच में, और 1 माइक्रोफैरड ये आया, तो ये आपको किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो आपका टोटल क्या आ जाएगा, 4 माइक्रोफैरड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 के ग की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, LCR श्रेणी परिपथ के लिए, किसके लिए, LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था में लगाए गए विभवांतर और धारा के बीच कालांतर, ठीक है।
तो जो LCR परिपथ यानी कि LCR का मतलब इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था में लगाए गए विभवांतर और धारा के बीच कालांतर क्या होगा? पाई, पाई/2, पाई/4 और शून्य। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब इसमें से कौन सी जो तरंग है उसकी जो आवृत्ति है वो क्या है? सबसे कम है। तो परावैगनी किरणें, यक्ष किरणें, गामा किरणें या माइक्रो तरंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? माइक्रो तरंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक कियंगा की बात करेंगे। तो किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण को न्यूनतम विचलन कोण के मान ए हो, क्या हो? किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर क्या है? ए हो। तो प्रिज्म के पदार्थ की अपवर्तनांक होगा, प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा क्या होगा? 2 sin a/2, 2 cos a/2, 2 tan a/2, 2 cot a/2। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 cos a/2। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अपद्रव्य पदार्थ को मिलाया जाता है। देखिए अगर खंड अ की बात करें तो इसमें आपको एक यानी 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि बहुविकल्पी होंगे। ये चीज आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अपद्रव्य को मिलाया जाता है। कौन से अपद्रव्य को मिलाया जाता है कि हमारा जो जर्मेनियम वो पी टाइप का बन जाए, अर्धचालक बन जाए? तो पदार्थ को मिलाया जाता है फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन। तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। त्रिसंयोजी जो अशुद्धि है उसको जब मिलाएंगे तो वो पी टाइप अर्धचालक बनेगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम खंड ब की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 2 का क, प्रश्नोत्तर नंबर 2 का क। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपको लगातार पढ़ते रहना है, क्योंकि अगर आप पढ़ते रहेंगे ना तो आपको एकदम बेहतरीन से बेहतरीन चीजें मिलने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। ठीक है, खंड ब की बात करेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 2 के क की बात करेंगे। ठीक है, अनंत विस्तार की आवेशित चादर के समीप, किसके? अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो अनंत विस्तार के जो आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सिग्मा क्या है इसमें? सिग्मा क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व। क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। और इसमें आर नहीं है, आर नहीं है, अर्थात चादर के निकट सभी बिंदुओं पर, ठीक है, चादर के निकट सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह क्या होगी? समान होगी। ठीक है, क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? वह क्या होगी? समान होगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आगे देखिए क्या है इसमें, देखिए क्या क्या दे रखा है कि आर नहीं है, अर्थात चादर के निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। क्या होती है? समान होती है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 के ख की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 का ख का देखिए क्या है यहाँ पर कि समभारिक का अर्थ समझाइए। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? 2 के ख की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्व। तो अगला क्वेश्चन क्या है? संभारिक का अर्थ समझाइए। किसका? संभारिक का अर्थ समझाइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको लाइफ में अगर कुछ करना है ना तो आपको सबसे पहले बेसिक चीजें तैयार करनी होगी। ठीक है, तो बेसिक के साथ साथ आपको सबसे अच्छा क्या है कि आपको देखिए अभी जब आप मॉडल पेपर सॉल्व करते रहेंगे ना तो आपको अच्छी तरीके। तो यहाँ पे देखिए संभारिक, संभारिक क्या होता है चलिए उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, किसके? विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, यानी विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो, परंतु, ठीक है, यानी कि ऐसे तत्वों जैसे जिसकी परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जिनकी द्रव्यमान संख्या
समान हो और परमाणु संख्या क्या हो, भिन्न हो, संभारिक कहलाते हैं। जैसे 7 2He 7 3Li, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो द्रव्यमान है वो दोनों का समान है, ठीक है, और जो परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दिए गए 2 का ग की बात करेंगे। 2 का ग क्या है क्वेश्चन, दिए गए किसी पृष्ठ के लिए, किसके लिए, दिए गए किसी पृष्ठ के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति निरोधी विभव का ढाल कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो दिए गए किसी पृष्ठ का, ध्यान दीजिएगा, दिए गए किसी पृष्ठ के लिए जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है निरोधी विभव का ढाल कितना होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि कोई q कूलाम का आवेशित कण, किसका, यदि कोई q कूलाम का आवेशित कण v वोल्ट से त्वरित हो, क्या हो, v वोल्ट से त्वरित हो, तो k मैक्स बराबर eV0, जहां v0 क्या है, निरोधी विभव है, तब eV0 बराबर h न्यू माइनस एस v0 या v0 बराबर h अपान eV माइनस एच न्यू अपान e, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा। और अतः y बराबर क्या हो जाएगा, mx प्लस c से तुलना करने पर तो ढाल क्या हो जाएगा, ये त्वरित विभव है, ये देहली आवृत्ति है, ये हमारी आवृत्ति है, तो m बराबर h अपान e, क्या है, m बराबर h अपान e, ठीक है। तो यहां से ढाल कितनी निकलेगी आपकी, m बराबर tan थीटा बराबर h अपान e का नियतांक c बराबर क्या है, h न्यू अपान e, ठीक है। तो ये आपके लिए हो जाएगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे आपको बताते हैं। 2 के घ की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से करते रहिए, अच्छी तरीके से समझते रहिए, क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए 2 के घ की बात करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच, किसके बीच, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। किसके आधार पर देना है, बल के आधार पर देना है, ठीक है। तो ये चीज आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी और बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे। तो एम्पीयर की परिभाषा क्या होगी, 1 एम्पीयर वह वैद्युत धारा है, क्या है, 1 एम्पीयर वह वैद्युत धारा है, ठीक है, जो निर्वात में परस्पर, ठीक है, किसमें, निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 ऋजुरेखीय लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो ये परिभाषा आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन बार हम आपको फिर से बता देते हैं। एम्पीयर की परिभाषा क्या होगी, 1 एम्पीयर वह वैद्युत धारा है, क्या है, 1 एम्पीयर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 ऋजुरेखीय लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, ठीक है। यह आपका हो जाएगा। 2 के अंगा की बात करेंगे, विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए। जो हम विवर्तन प्राप्त करते हैं ना, उसके लिए रेखा छिद्र की जो चौड़ाई है लगभग कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो लगभग कितनी होनी चाहिए, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की जो चौड़ाई है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य 5 × 10⁻⁷ मीटर की कोट की होनी चाहिए। प्रकाश छिद्र की चौड़ाई जो है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के 5 × 10⁻⁷ मीटर की कोट की होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको कर लेना है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण भी है। चलिए आगे आपको बताते हैं। 2 के च की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आवेश की गतिशीलता की परिभाषा लिखिए। किसकी, आवेश की गतिशीलता की परिभाषा लिखिए। तो आवेश की गतिशीलता की परिभाषा क्या है,
तो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता अपवाहक के वेग के परिमाण तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को कहते हैं। अर्थात आवेश गतिशीलता म्यू बराबर VD/E। इस प्रकार एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक के प्रवाह वेग को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा और अच्छी तरीके से समझते रहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता क्या होती है? अपवाह वेग के परिमाण तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को कहते हैं। अर्थात आवेश गतिशीलता म्यू बराबर VD/E। इस प्रकार एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक के अपवाह वेग को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। खंड स की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। खंड स भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक अनंत रेखीय आवेश, किसमें? एक अनंत रेखीय आवेश 2.0 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? रेखीय आवेश घनत्व आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। एक अनंत रेखीय आवेश द्वारा, किसके द्वारा? एक अनंत रेखीय आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E बराबर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम तथा अनंत रेखीय आवेश की दूरी कितना? R बराबर 2 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो E बराबर क्या होता है? 1/4πε0 2 λ/r से, जहां R क्या है? रेखीय आवेश घनत्व है। ठीक, R क्या है? रेखीय आवेश घनत्व है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं, अच्छी तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 4.5 × 10⁻⁴ बराबर 9 × 10⁹ इंटू 2 λ/2। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4.5 × 10⁴/9 × 10⁹ बराबर 4.5 × 10⁻⁵, यानी कि लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? 5 × 10⁻�6 कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। 3 के ख की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है। दिखाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग दैर्ध्य इसके फोटान के द्विबौगली तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। क्या दिखाना है आपको? दिखाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग दैर्ध्य इसके फोटान के द्विबौगली तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण का संवेग P बराबर क्या हो जाएगा? hv/c। क्या हो जाएगा? hv/c, यानी कि h/λ, यानी कि c बराबर v लैम्डा। अर्थात लैम्डा बराबर h/p, जहां लैम्डा क्या है? फोटान की तरंग दैर्ध्य है। क्या है? फोटान की तरंग दैर्ध्य है। तथा द्विबौगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा b बराबर h/mv, यानी कि h/p। p बराबर क्या हो जाएगा? mv। अतः यहाँ पर हम देखते हैं कि लैम्डा बराबर लैम्डा बी। तो आपको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये भी 3 के ग की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग लिख लीजिएगा, अपनी नोट्स बना करके इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन विभव से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन विभव से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव क्या है? यदि परमाणु को निम्नतम अथवा मूल अवस्था में, यदि परमाणु को निम्नतम अथवा मूल अवस्था में प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बाहर से दे दी जाए तो कितना? प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बाहर से दे दी जाए तो परमाणु की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 0 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, और अर्थात परमाणु आयनित अवस्था में पहुंच जाएगा। जब यह मान 0 हो जाएगा ना, तो जो परमाणु है वो आयनित अवस्था में पहुंच जाएगा। यह बाह्य ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा देने के लिए प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को 13.6 वोल्ट विभव पर त्वरित करना होगा। कितने पर?
13.6 वोल्ट विभव पर क्या करना होगा, त्वरित करना होगा। यही विभव 13.6 वोल्ट हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, आयनन विभव कहलाता है। अगला देखिए इसी में क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु का उत्तेजन विभव क्या होता है, तो वह न्यूनतम त्वरक विभव, क्या, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके, ध्यान दीजिएगा, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के टकराने पर उसे उत्तेजित कर सके, उसे क्या कर सके, उत्तेजित कर सके, परमाणु का ऊर्जन अथवा विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु का ऊर्जन अथवा विभव कहलाता है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, भंवर धाराएं क्या होती हैं। ठीक है, तो भंवर धाराएं क्या होती हैं, चलिए इसके बारे में आपको हम बताते हैं। तो भंवर धाराएं क्या है, ध्यान दीजिएगा, किसी चालक के भीतर, मान लीजिए कोई क्या है, कंडक्टर है, चालक है, उसके भीतर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होने पर, क्या होने पर, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होने पर उसमें विद्युत धारा की ये भंवरें चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती हैं। उसमें क्या करती हैं, उसमें विद्युत धारा की जो भंवरें हैं चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती हैं, और यह चुंबकीय क्षेत्र बाहर से आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन का विरोध करता है। परिवर्तन क्या करता है, विरोध करता है, और भंवर धाराओं से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आकर्षण, प्रतिकर्षण, उष्मन आदि प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या करता है, आदि इन प्रभावों को क्या करता है, उत्पन्न करता है। बाहर से आरोपित चुंबकीय क्षेत्र, जो बाहर से आरोपित चुंबकीय क्षेत्र है ना, जितना ही तीव्र होगा, क्या होगा, जितना ही तीव्र होगा, ठीक है, और उसके परिवर्तन की गति जितनी अधिक होगी और पदार्थ की विद्युत चालकता जितनी अधिक होगी, उतनी ही अधिक मात्रा में भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी। ठीक है, तथा उनके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खंड द की बात करेंगे। ठीक है, तो खंड द में भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। खंड द में देखिए 4 के क की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 4 के क की बात करेंगे। ठीक है, तो 4 का क देखिए क्या है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आंख के सामान्य समंजन के लिए, किसके लिए, आंख के सामान्य समंजन के लिए अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी द्वारा विद्युत स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख बनाइए। क्या बनाइए, किरण आरेख बनाइए, और इस दशा में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। क्या लिखना है, इस दशा में जो आवर्धन क्षमता का सूत्र है वो आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन हमने बहुत बार करवा रखा है, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार करवा रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 के ख की बात करेंगे। ठीक है, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में, किसमें, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलनीय चुंबकीय क्षेत्र निम्न में दिया गया है। जो दोलनीय चुंबकीय क्षेत्र है वो निम्न में दिया गया है। ठीक है, तो बाई यानी कि आपको दे रखा है 8 × 10⁻⁶ साइन 2 × 10⁻11t प्लस 300 पाई x टेस्ला। गणना कीजिए। गणना क्या करना है यहाँ पर देखेंगे, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य आपको निकालना है, और दोलनीय चुंबकीय क्षेत्र का आयाम आपको निकालना है, और दोलनीय विद्युत क्षेत्र का आयाम। ठीक है, तो दोलनीय चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, दोलनीय वैद्युत क्षेत्र का आयाम, ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए दिया क्या गया है, तो एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलनीय चुंबकीय क्षेत्र कितना दे रखा है, 8 × 10⁻⁶ साइन 2 × 10⁻11t प्लस 300 पाई x टेस्ला आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसमें देखिए बी वाई बराबर v0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स से तुलना करेंगे। जब इससे हम तुलना करेंगे, मान लीजिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, जब आप इस तरीके से मानेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, यहाँ पर क्या समझ में आएगा। मान लीजिए इसको समीकरण नंबर 2 है आपका, ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, तो ये समीकरण आपको दे रखा है, इसमें आप तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो यहाँ से देखेंगे b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर यानी b0 कितना है 8 × 10⁻⁶ आपको यहाँ पर लिख देना है,
ओमेगा बराबर यहाँ पर देखेंगे 2 × 10⁻11 और के बराबर 300 पाई। कितना है? 300 पाई। ठीक है, अब निकालेंगे हम क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई अपान के। क्या हो जाएगा? 2 पाई अपान के, यानी कि लैम्डा बराबर 2 पाई अपान 300 पाई। कितना हो जाएगा? 2 पाई अपान 300 पाई बराबर 1/150, यानी कि 0.0067 बराबर 6.7 × 10⁻³ मीटर। ये आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे दोलनीय चुंबकीय क्षेत्रफल का आयाम। कितना? दोलनीय चुंबकीय क्षेत्रफल का जो आयाम है इसको भी आपको निकालना है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से समझिएगा, अच्छी तरीके से हम आपको बताते रहेंगे और अच्छी तरीके से समझाते भी रहेंगे। ठीक है, बी वाई बराबर क्या है? V0 साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी टेस्ला। ठीक है, और अच्छी तरीके से समझिएगा। यहाँ पर बाई क्या है? यहाँ पर बी वाई कितना है? 8 × 10⁻6 साइन 300 पाई एक्स प्लस 2 × 10⁻11 टेस्ला। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अब देखेंगे दोलनीय वैद्युत क्षेत्र का आयाम। अभी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम हमने निकाला, अब वैद्युत क्षेत्र का आयाम क्या हो जाएगा? EZ बराबर E0 साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि E0 बराबर क्या हो जाएगा? CB0 बराबर 3 × 10⁸ × 8 × 10⁻6, यानी कि 24 × 10⁻2, यानी कि 2400 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। E2 बराबर कितना हो जाएगा? 2400 साइन 300 पाई एक्स प्लस 2 × 10⁻11 टी, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से रटते हैं और पढ़ते चलने हैं, क्योंकि ये सारे आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम में टॉप करना है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं और अच्छी तरीके से आपको हम समझाते हैं और बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन आपका क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की एक कक्षा में, कितने? 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की एक कक्षा में 10⁻17 साइकिल प्रति सेकंड से घूमता है। इसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। इसका क्या करना है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है। ठीक है, तो दिया क्या है? हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय त्रिज्या है R बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम, और इसमें क्या हो जाएगा? 5 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, तथा कक्षा में घूमते आवृत्ति या घूमनी आवृत्ति V बराबर 10⁻17 चक्कर प्रति सेकंड। तब इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर NIA। क्या हो जाएगा? NIA। M बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻19 × 10⁻17 पाई साइन × 10⁻11 का होल स्क्वायर। ठीक है, सारे मान को यहाँ पर पुटअप किया, क्योंकि NI बराबर QV और A बराबर पाई R स्क्वायर। तो Q का मान कितना है? 1.6 × 10⁻19, V का मान 10⁻17 और पाई यहाँ पर R स्क्वायर यानी R त्रिज्या का मान 5 × 10⁻11 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है। क्या आएगा? 1.6 × 10⁻2 3.14 × 25 × 10⁻22। सॉल्व करेंगे पूरा, कितना आएगा? M बराबर 1.256 × 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 4 के घ की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है? किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, किस पर? किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है आपको। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव की जो अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, ठीक है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q कूलाम आवेशों से बना है, जिनके बीच अल्प दूरी 2L मीटर है। ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु 0 से R मीटर की दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो A B P। ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ तक अगर ध्यान दीजिएगा ये माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू आपको दिख रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम r माने तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी को l, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को l, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कितना मानेंगे, r मानेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, मान लेते हैं माना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों, क्या मान लेते हैं माना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं। क्या है, E1 व E2 है। तो बिंदु P की अपेक्षा प्लस क्यू से दूरी, बिंदु P की अपेक्षा प्लस क्यू से दूरी r माइनस यल है। कितना है, r माइनस यल है। तथा आवेश माइनस क्यू से दूरी r प्लस यल है, ठीक है। अतः E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान r माइनस यल का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान r प्लस यल का होल स्क्वायर। तो ये दो चीज़ आपको निकला कि नहीं निकला, ठीक है। अब देखेंगे तीव्रताएं E1 व E2। अब आप सोचेंगे सर कि r प्लस यल कहाँ से आया, r माइनस यल कहाँ से आया, ठीक है। ये आपको फार्मूला मालूम है तीव्रता का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपान r स्क्वायर, ठीक है, इसी से निकला हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम ध्यान दीजिएगा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 और E2 है। तो बिंदु P की अपेक्षा प्लस क्यू से दूरी और माइनस क्यू से दूरी r प्लस यल है। देखिए बिंदु P से लेंगे, ध्यान दीजिएगा फिगर में एक बार फिर से देखिए, ये मान लीजिए P है हमारा, ठीक है। अगर हम कहाँ तक लें, अगर हम माइनस क्यू लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है, r है, और यहाँ से यहाँ तक यल है, तो यल प्लस r हो जाएगा। अगर यही दूरी हम कितना लें, P से B तक लें यानी प्लस क्यू तक लें, तो r में से कितना माइनस करेंगे, यल माइनस करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकल कर आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। तो ये दो समीकरण आपको समझ में आया, कहाँ से आया, तीव्रताएं E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में हैं। जो तीव्रताएं E1 व E2 हैं एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इसके अंतर के बराबर होगी तथा BP की दिशा में होगी, क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2। तो यहाँ से E बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जब हम रखेंगे मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान r माइनस यल का होल स्क्वायर, ठीक है, कितना, r माइनस यल का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान r प्लस यल का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आने क्या वाला है, यहाँ पर आएगा आपको E बराबर 1/4 पाई 2p अपान r क्यूब न्यूटन प्रति कूलम, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से बिंदु वैद्युत क्षेत्र E की दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर है, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज का परिपथ आरेख बनाइए और इसके संतुलन की शर्त ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे P/Q बराबर R/S, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। 5 ये ख की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की परिकल्पनाओं को समझाइए। ये भी क्वेश्चन हमने बहुत बार बता रखा है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से करते रहिए, समझते रहिए और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी है। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की परिकल्पनाओं को समझाइए। दो कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। किसके, दो कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। इसका मात्रक बताइए और मात्रक की परिभाषा लिखिए। क्या बताना है, मात्रक बताना है और मात्रक की परिभाषा की तुलना करना है, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अन्योन्य प्रेरण प्रेरकत्व, क्या अन्योन्य प्रेरण प्रेरकत्व की बात करेंगे और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है। चलिए हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि दो कुंडलियों के बीच, क्या
दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर है। क्या है? ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर है, जबकि दूसरी कुंडली एकांक धारा प्रवाहित हो रही है। अर्थात अन्योन्य प्रेरकत्व m बराबर क्या हो जाएगा? N2 φ2 अपान L1। ठीक है, यह आपके लिए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी में मात्रक और परिभाषा की बात करेंगे। तो मात्रक और परिभाषा क्या हो जाएंगी यहाँ पर? दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, क्या? दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली के उस प्रेरित विद्युतवाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि दूसरी कुंडली में धारा, ध्यान दीजिएगा, धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होती है। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी होता है। यदि किसी कुंडली में वैद्युत धारा 1 एम्पीयर प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही है तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक 1 हेनरी होता है। 1 हेनरी बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पीयर प्रति सेकंड। ठीक है, 5 के ग की बात करेंगे तो एम्पीयर के परिपथीय नियम से क्या हो जाएगा? निम्न नियम से एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार हमने आपको बता रहे हैं, पिछले मॉडल पर आप देखेंगे ना तो उसमें सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हुए हैं। 5 घ की बात करेंगे तो एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में से कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोध की एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। प्रश्नानुसार बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लेते हैं, माना एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में I1 धारा ली जाती है। कितना? I1 धारा ली जाती है। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? E1 220 वोल्ट, I2 बराबर मशीन R बराबर 220 ओम, E2 बराबर 22 वोल्ट। ठीक है, तो I2 बराबर E2 अपान R बराबर 22/220 यानी कि 1/10 बराबर कितना हो जाएगा? 0.1 एम्पियर। सूत्र क्या हो जाएगा? E2 अपान क्या हो जाएगा? E2 अपान, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या हो जाएगा? E2 अपान E1 बराबर I1 अपान I2। ठीक है, तो 22/220 बराबर I1 अपान 0.1, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 0.01 एम्पियर आएगा। अतः ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से धारा I1 बराबर 0.01 एम्पियर परिवर्तित होती है। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, 5 के अंगा की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हुए अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए परिपथ आरेख बनाइए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। ये क्वेश्चन आपको कर लेना है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, बहुत बार हमने करवा भी रखा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लेना है। ठीक है, खंड य की बात करेंगे। खंड य में देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? कौन कौन सी बातें हैं जिस पर संधारित्र की वैद्युत धारिता निर्भर करती है? उत्तर में देखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। क्या रखा हो? जब उसमें क्या रखा हो? बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे, इसके बीच क्या रखा हुआ है? परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। इसकी जो मोटाई है T है, इसका पूरा जो डायमीटर है D है। हम मान लेते हैं, माना कि XY समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। जो XY हैं वो समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी D है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में किसी परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच की T मोटाई की पट्टी जिसका परावैद्युत K है रखी गई है, तब प्लेटों के बीच वायु में दूरी D-T होगी। अतः प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट A तथा रखे परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखेंगे
प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है E0 दूरी d माइनस टी में है तथा वैद्युत क्षेत्र E टी में है। अतः यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो विभवांतर V बराबर E0 d माइनस टी प्लस ई टी। तो V बराबर क्या हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट A d माइनस टी प्लस Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी। V बराबर क्या हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या d माइनस टी प्लस T अपान K बचेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको अच्छी तरीके से समझते रहने की ज़रूरत है। ठीक है, संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगी Q अपान V यानी कि Q अपान एप्सिलॉन नॉट A d माइनस टी प्लस T अपान K। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है C बराबर Q अपान V क्या है एप्सिलॉन नॉट A अपान d माइनस टी प्लस T अपान K। ठीक है, चूंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा K का मान सदैव 1 से अधिक होता है, अतः प्लेटों के बीच जो प्रभावी दूरी D से कुछ घट जाती है जिससे धारिता का मान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लेटों किन किन बातों पर यह निर्भर करता है, प्लेटों की क्षेत्रफल पर। किस पर? प्लेटों की क्षेत्रफल पर। संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल A पर निर्भर करती है तथा क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, और प्लेटों के बीच की दूरी, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी D पर निर्भर करती है तथा इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, और प्लेटों के बीच के माध्यम, ठीक है, संधारित्र की जो धारिता है दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करती है तथा परावैद्युत माध्यम होने पर बढ़ जाती है। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 7 की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए संधारित्रीय प्रतिघात धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर, प्रेरकी प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा और वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे ज्ञात करेंगे। ये आपको दे रखा है कि 510 और 20 माइक्रोफैरड आपको तीन रखे हुए हैं। क्या आपको यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर लगा हुआ है। जो हमारा सप्लाई है कितना? बी बराबर 200 100 टी है। तो दिया क्या है? 500 ओम, एल बराबर 10 हेनरी, सी बराबर 20 है माइक्रोफैरड, और यहाँ से 20 माइक्रोफैरड क्या हो जाएगा? 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 200 साइन 100 टी की तुलना V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से करने पर क्या हो जाएगा? V0 200 वोल्ट तथा ओमेगा बराबर 100 रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, धारिती प्रतिघात की बात करेंगे XC बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपान ओमेगा सी। ठीक है, तो XC बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपान, ये देखिए ओमेगा का मान कितना है? 100 इंटू सी का मान 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 1 अपान 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3.5 इंटू 10 की पावर 3, 500 ओम। कितना हो जाएगा? 500। प्रेरकी प्रतिघात की बात करेंगे XL बराबर ओमेगा एल, 100 इंटू 10 बराबर 1000 ओम। परिपथ की प्रतिबाधा की बात करेंगे Z बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा R कितना है? 500, XL 100 यानी 1000 माइनस XC 500 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? Z बराबर 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर यानी 500 अंडर रूट 2 ओम। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। 4th नंबर की बात करेंगे, धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर की बात करेंगे। ठीक है, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा? x2 माइनस XC अपान R। तो यहाँ से XL कितना? x2 XL है तो XL कितना है? 1000 और XC कितना है? 500 बटे 500 बराबर क्या हो जाएगा? 1 आपका हो जाएगा। ठीक है, tan फाई की बात करेंगे, tan फाई बराबर 45 डिग्री यानी फाई बराबर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5वें नंबर की बात करेंगे, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, VRMS बराबर क्या हो जाएगा? V0 अपान रूट 2 यानी VRMS बराबर V0 अपान रूट 2 यानी कि VRMS बराबर 200 रूट 2 अपान 200 रूट 2 इंटू रूट 2 बराबर 100 रूट 2 वोल्ट। ठीक है, VRMS बराबर 100 रूट 2 वोल्ट आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 8। ठीक है, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक धातु का कार्यफलन कितना? एक धातु का कार्यफलन कितना है? 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, और 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की एकवर्णी प्रकाश से प्रदीप्त है। क्या है? 5000
एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के एकवर्णी प्रकाश से क्या है, प्रदीप्त है, गणना कीजिए। दहली तरंगदैर्ध्य, प्रकाश, इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर दिया क्या है, एक धातु का कार्यफलन ओमेगा बराबर 2.0 इंटू 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या ओमेगा बराबर क्या है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 यानी कि 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, तथा आपतित एकवर्णी प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य है लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम यानी कि 5 इंटू 10 की पावर माइनस 17 मीटर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कार्यफलन ओमेगा बराबर क्या होता है, hc अपान लैम्डा 0। यच का मान कितना होता है, जो कि प्लांक नियतांक है 6.64 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू सी का मान 3 इंटू 10 की पावर 8 अपान लैम्डा 0 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। सॉल्व करेंगे तो 6225 एंगस्ट्रॉम आपका आएगा। ठीक है, 2 नंबर की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओमेगा प्लस के मैक्स से ई बराबर क्या हो जाएगा, ई अधिकतम गतिज ऊर्जा के ई मैक्स बराबर ई माइनस डब्ल्यू। तो के ई मैक्स बराबर क्या हो जाएगा 6.6। ठीक है, 6.6 ये आपको पूरा ई है और यहाँ पर 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करेंगे तो 0.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आ जाएगा, यानी चूंकि के ई मैक्स बराबर ई वी जीरो होता है, तो यहाँ से निरोधी विभव V0 बराबर क्या हो जाएगा के ई मैक्स अपान ई। के ई मैक्स का मान कितना है 0.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान ई यानी कि 0.49 वोल्ट। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए क्या है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है, प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे। और फोटोडायोड, फोटोडायोड क्या होता है, यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाशीय संकेतों के संसूचन में प्रयोग की जाती है। फोटोडायोड, ध्यान दीजिएगा, यह ऐसी युक्ति है जो प्रकाशीय संकेतों के संसूचन में प्रयोग की जाती है। फोटोडायोड, ठीक है, क्या, फोटोडायोड एक प्रकाश संवेदनशील अर्धचालक से बनी है। एक ऐसी, ध्यान दीजिएगा, जो एक प्रकाश संवेदनशील अर्धचालक से बनी एक ऐसी पीएन संधि डायोड है जो पश्चदिशिक होती है। क्या होती है, पश्चदिशिक होती है। डायोड संधि प्रकाश प्रभाव अर्थात किसी पीएन संधि पर आपतित प्रकाश के प्रभाव की आधारित होती है। ठीक है, क्रिया सिद्धांत की बात करेंगे तो फोटोडायोड का कार्यकारी विद्युतीय परिपथ प्रदर्शित है जब पीएन संधि बिना प्रकाश डाले पर्याप्त वोल्टेज लगभग 0.1 वोल्ट लगाकर पश्चदिशिक विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो संधि के दोनों ओर से अल्पसंख्यक वाहक संधि को पार कर जाते हैं। क्योंकि पश्चदिशिक संधि के अल्पसंख्यक, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फलस्वरूप, ठीक है, अल्पसंख्यक वाहकों को संधि पर पार करने में सहयोग करती है, यानी जिसके फलस्वरूप एक संतृप्त किंतु लघु धारा कुछ माइक्रो एम्पियर की वह प्रभाव आरंभ हो जाता है जिसकी दिशा संधि पर क्षेत्र से n से p की ओर होती है। इस धारा को अदीप्त धारा कहते हैं। तो यहाँ से HV बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से R यानी कि E प्लस और माइनस। अब यदि इसी समय पीएन संधि पर इतनी ऊर्जा का प्रकाश जितना परिणाम संधि के निषिद्ध ऊर्जा अंतराल Eg से अधिक V बराबर माइनस Eg हो आपतित कराया जाए, तो संधि पर आपतित फोटान अर्धचालक पदार्थ के संयोजी बंधों को तोड़कर इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न करने में सक्षम हो जाएगा। अतः संधि के समीप अल्पसंख्यक वाहकों का जो घनत्व है बढ़ जाने के कारण संधि को पार करेंगे, तो यह संधि पर पश्चदिशिक के कारण उत्पन्न धारा को प्रकाश धारा कहते हैं तथा यह आपतित प्रकाश के फ्लक्स के लगभग समानुपात में बढ़ती है। ठीक है, तो ये तो आपका पूरा क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फोटोडायोड की संधि से आपतित प्रकाश की तीव्रता की गणना की जा सकती है। इस प्रकार यह डायोड प्रकाश संसूजन की भांति व्यवहार करता है। उपयोग की बात करें तो इस डायोड का उपयोग प्रकाश संचालित कंप्यूटर, पंच कार्डों आदि में पढ़ने के लिए किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो आपको अगर पसंद आती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।